है हमारे साथ इस शो पर। हेमंत सर, सबसे पहले आपके पास मैं आती हूँ, मुझे एक बात बताइए, आज जब एमफी के नंबर आपको दिखे, और क्या हो गया ना कि हमें बहुत एमफी के नंबर में जब इंडस्ट्री का एओएम आता है तो हमें उसको हमेशा बढ़ता हुआ देखने की आदत हो गई है। तो मेरा तो सबसे पहले नीचे वाले कॉलम में जाके मैं यही देखना चाहती हूँ कि इस बार कितना बढ़ा। वो थोड़े से भी कम आते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा, लेकिन बाद के एनालिसिस में लगता है कि ठीक है, इतना भी कोई घबराने वाली बात नहीं। सर, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कैसे लगे आज एमफी के नंबर? जी बिल्कुल स्मिता, आई थिंक जहां तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसका कारण है, इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि वो जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं। पिछले महीने में अगर हम देखें तो काफी सारा रिडम्पशन जो है वो लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और ओवरनाइट फंड्स में हुआ, करीब करीब 70,000 करोड़। तो आई थिंक वो जो आंकड़े की आप बात करें उसके लिए जो कल्प्रिट है वो वाले अकाउंट्स हैं, और ये सीजनल है, उस समय पे इस तरह की रिडम्पशन उसके अंदर देखने को मिलती है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जब मैं नंबर्स को देखता हूं कि एसआईपी के नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में ये जो एक तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि एक मूवमेंट है जो निवेशकों ने शुरू की है कि वो सिस्टमैटिकली एसआईपी के द्वारा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। हालांकि जो हमारी इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ होती है हमें पता चलता है कि उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंडस्ट्री के नंबर्स देखें। वहां पे सिर्फ 1% की गिरावट है पिछले महीने के मुकाबले में। जितना चैलेंजिंग टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अभी है उतना बहुत सालों में हमने देखा नहीं है। उसके बावजूद जो निवेशक सिस्टमैटिकली एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भरोसा पूरा बना हुआ है। और जैसा आपने भी कहा कि अगर आप देखें तो एसआईपी जो है ज्यादा अकाउंट खोले हैं बजाय अगर उसको हम कंपेयर करके कितने एसआईपी अकाउंट बंद हुए हैं, तो आई थिंक ये डेफिनेटली बता रहा है। सिर्फ ये है कि अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो जो लमसम इन्वेस्टर्स वाले हैं जो वो ऑब्वियसली जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हो तो कब आपको दिख रहा है कि मार्केट में अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से टेंशन है और आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसमें हमने डेफिनेटली गिरावट देखी। लेकिन वो भी आंकड़ा जो है करीब करीब 22,900 करोड़ का वो पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर अगर उसको मैं देखूं तो 20% की ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से देखिए ये आंकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना, लेकिन हर महीने का आंकड़ा हमें ट्रेंड नहीं बताता। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है इक्विटी मार्केट पे, म्यूचुअल फंड्स पे बिल्कुल बना हुआ है। बिल्कुल, आपकी ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर महीने जो ये आंकड़े आते हैं ये दरअसल ट्रेंड नहीं बनाते हैं, और आगे हम इसीलिए देखते हैं कि आगे आने वाले जो महीने होते हैं उस पर जो चाल होती है इन्वेस्टमेंट की वो पूरी तरीके से फिर हमें बदली हुई नजर आती है, और फिर हम सरप्राइज होते हैं कि अब इस बार क्या हुआ, और फिर उसका एनालिसिस। अब चलते हैं हम पराशर जी आपके पास। तो एमफी के जब नंबर आते हैं तो वो पूरे एक प्लेटर की तरह है। तो जैसा सर ने कहा कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एसआईपी के नंबर्स देखना, और मैंने बताया कि मुझे इंडस्ट्री का एओएम सबसे पहले मुझे वो देखना होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि पहले डेजर्ट तक मैं बाद में पहुंचती हूँ, वो होता है मेरे लिए फिर एसआईपी। क्योंकि फिर मैं ये देखती हूँ कि एसआईपी का किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मुझे इस बार बहुत अच्छा ये लगा कि एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो है पराशर जी, जो लगातार हम देख रहे थे कि बढ़ रहा था, इस बार वो कम हुआ है। ये क्या कहते हैं? देखिए, एसआईपी एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि हमारे जो निवेशक हैं, चाहे वो ये शो वॉच करते हैं जहां से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स की मेच्योरिटी पे कि वो अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रख रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत बंद है वहां पे जहां पे हैंड होल्डिंग नहीं है, जो फिनटेक प्लेयर्स को देख के चढ़ते बाजार में जिन्होंने स्टार्ट किया था और लगा कि हमेशा बाजार 30-40% रिटर्न देगा या गोल्ड में बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे, तो उन लोगों ने शायद जरूर रोका होगा। बट जो मेच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म में जो बिलीव करते हैं कि भारत के फंडामेंटल्स आज भी स्ट्रांग है, आज भी हम सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आगे चल के अगर हम कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक अच्छी खासी कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो एसआईपी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे देश के लिए और इक्विटी बाजार के लिए। करीब 20-21% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इक्विटी टोटल इक्विटी इनफ्लो में है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा नंबर है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। बट जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आप देखिए लास्ट मंथ रही, चाहे वो ईरान यूएस की वॉर में रही या और बहुत सारे सिनेरियोज, जो क्रूड ऑयल हम जो इंपोर्ट करते हैं जो हमारे इन्फ्लेशन पे असर कर सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक कॉशियसनेस है निवेशक के दिमाग में कि वे लमसम पैसा भी थोड़ा रोक के लगाएंगे, बट एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखें। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे देश की मेच्योरिटी दिखाती है हमारे निवेशकों के लिए। और जो पैसा निकला है, जो आप इक्विटी एयूएम की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल
बिल्कुल जो डेट में पैसा निकला, क्योंकि पिछले महीने अप्रैल था तो बैलेंस शीट के बाद वो पैसा 2-2.5 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स में आया, और इस महीने कुछ पैसा जो निकला है वो एडवांस टैक्स है जो 15 जून की डेडलाइन है, या फिर कुछ डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं, एनुअल डिविडेंड्स, उसकी वजह से वो लिक्विडिटी थोड़ी सी वहां पे यूज हुई है और लिक्विड फंड से पैसा निकला है। तो ये कोई मेरे को लगता नहीं है ये एक टैक्टिकल चेंज है, कोई इस पे कोई बहुत बड़ा असर बाजार पे नहीं पड़ेगा। और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हमारी एसआईपी की पॉजिटिव इनफ्लोज रहती हैं तो हमें एक अच्छे बाजार को देखने को मिलेगा। और हो सकता है क्योंकि 2 साल से हम अच्छे रिटर्न्स नहीं देख रहे हैं, आगे चल के जब बहुत सारे यूनिट्स लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं गिरते बाजार के, तो जब कॉर्पस बनेगा तो काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपके मुंह में घी शक्कर सर ऐसा बिल्कुल थोड़ी कैलोरी ज्यादा हो जाती है पर ठीक है चलेगा, ऐसी कैलोरी मुनाफे वाली तो हर बार चलेगी। हेमंत सर, मई महीने में जिस तरीके से हमने इक्विटीज के नंबर देखे, लगभग 40% की गिरावट आई है अगर हम महीने दर महीने की बात करें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की, तो इसके पीछे के रीजंस क्या रहे होंगे सर आपके हिसाब से? देखिए स्मिता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उस समय पे आप 2-3 चीजें आपको देखनी होती हैं। एक है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फॉलोअप इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली कुछ समय तक, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से मार्केट टाइमिंग हो जाती है, राइट। और जब मार्केट टाइमिंग की बात है तो फिर मैं उस समय पे जो मार्केट में क्या रहा वो देखूंगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हर दिन कुछ ना कुछ होता है और बहुत ही अनसर्टेनिटी है, तो किसी भी निवेशक के लिए अगर आपको लमसम लगाना है और वो अगर आपके पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है तो फिर ऑब्वियसली आपको सोचना है। तो मुझे लगता है ऐसे में इनफैक्ट अगर इन्वेस्टर ने थोड़ा उसको पॉज किया, होल्ड बैक किया, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ी मेच्योरिटी भी दिखाता है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लमसम अगर है और उसका फॉलोअप अगर नहीं है, अगर मान लीजिए आप ऐसे निवेशक हैं लमसम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उन निवेशकों को उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाली है या इसके बाद कोई लंबा गैप होने वाला है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स देखते हैं कि किस तरह का सिचुएशन है अभी, उसको देख के फिर आप वो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने डिसीजन को थोड़े समय के लिए टाल देते हैं कि जब आपको थोड़ी और क्लैरिटी देखने को मिली। बट उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स अभी भी पॉजिटिव हैं, करीब करीब 23,000 करोड़ का नंबर है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले महीने से 40% हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर महीना हमें ट्रेंड नहीं बताता है। अगर ऐसा होता है और ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूं तो 20% ज्यादा है पिछले साल में, अगर आप देखूं इसी महीने में तो उससे 20% ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि फेथ तो है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी भी अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स पूरी तरह से मार्केट को से दूर रह रहे हैं या उनको लग रहा है कि भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जो जिस तरह के नंबर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में देखे, हालांकि पिछले महीने से कम है, लेकिन अगर मिड कैप में आपको 4,400 करोड़ आते हैं और स्मॉल कैप में करीब करीब 5,000 करोड़ आते हैं, वो आपको बता रहा है कि निवेशक बहुत मेच्योर हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनेगा, वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी हो गई हैं, लॉन्ग टर्म में वहां से अच्छा पैसा बनेगा। तो आई थिंक हमें उनका जो ट्रेंड है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा जब हम नंबर्स को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता नहीं कि उसको हमें बहुत कुछ सीरियसली लेने की जरूरत है। थोड़ा सा मार्केट आप ठीक होने दीजिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ा ईज होने दीजिए, आप देखेंगे ये नंबर आपको कहीं बेहतर दिखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें इक्विटी का ये ट्रेंड समझा दिया। अब हम थोड़ा डेट फंड का ट्रेंड भी समझ लेते हैं। पराशर जी, आप समझाइए जरा। 96,948 करोड़ का इससे आउटफ्लो हमने एक बार और देखा। डेट फंड में अगर आउटफ्लो हो तो जाहिर सी बात है लोग उतना चिंता नहीं करते इस बात की। क्या इस बार भी चिंता नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए पिछले महीने मैंने जैसा बताया कि 2.5 लाख करोड़ रुपए आया था, क्योंकि मार्च में बैलेंस शीट्स में पैसा जाता है और अप्रैल में वही पैसा लिक्विड फंड्स में, ओवरनाइट फंड्स के रूप में आता है बाजार में। तो ये पैसा इसलिए पिछले महीने ज्यादा इनफ्लो हुआ था। अब कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था कि एनुअल डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं कंपनीज, या फिर अभी 15 जून को जो एडवांस टैक्स जमा करना है उसके लिए कुछ पैसा विड्रॉ होता है, और कंपनी के जो कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स होते हैं उसके लिए कुछ लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो ये पैसा वहां निकला है। तो ये पैसा रोटेट करता रहता है, इंस्टीट्यूशनल पैसा है, कॉर्पोरेट पैसा है, रिटेल पैसा नहीं है ये। तो इसलिए बाजार पे इसको ज्यादा नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। ये टैक्टिकल कॉल्स हैं जो कॉर्पोरेट्स अक्सर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बेसिस पे लेते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम इक्विटी में भी देखें
तो हम प्रेफर करते हैं कि लोग ज़्यादातर निवेशक फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगाएं, मिड कैप स्मॉल कैप में लगाएं, तो वहीं लगा रहे हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में नहीं निवेश कर रहे हैं, जो कि एक रिस्की प्रोपोजिशन है। तो ये भी मैसेज बहुत अच्छा है। और गोल्ड में जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गोल्ड हमें नहीं खरीदना चाहिए अभी इस समय, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। ये एएमसी के ऊपर कोई एक एनएफओ आने वाला था, वो भी नहीं आया, तो इसलिए गोल्ड में आपको थोड़ा सा आउटफ्लो देखने को मिला है। तो ये मेरे ख्याल में जितनी अच्छे संकेत हैं वो दिख रहे हैं। थोड़ा सा बाजार में वॉलेटिलिटी है, अभी रिटर्न देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही थोड़ा सा रिटर्न पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये बाजार दोबारा से एक्टिव होगा, निवेशक जो है और बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा निवेशकों ने जहां पर लिया था उसकी भी बात कर लेते हैं, सोने और चांदी की भी। लेकिन उससे पहले हेमंत सर, मैं हाइब्रिड फंड की बात करना चाहूंगी आपसे। वो इसलिए क्योंकि इस बार हमने सीधा उसका निवेश आधा देखा, क्योंकि 20,556 करोड़ का पिछले महीने का निवेश था और इस बार वो घटकर सीधे 10,560 करोड़ रह गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो डेंट लगा वो लगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, जिसमें हम सबको पता है कि गोल्ड का एक्सपोजर होता है, और उसमें आप देखेंगे तो सीधे वहां भी काफी बड़ा एक आपको गिरावट वहां भी नजर आएगी। इसकी वजह क्या वाकई में सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इस पूरे हाइब्रिड क्लास की वजह, या फिर कुछ और भी रीजंस थे इसके साथ सर? नहीं, आई थिंक ब्रॉडली अगर हम 2-3 कैटेगरी को देखें हाइब्रिड में, अगर हम एग्रेसिव इक्विटी और डेट को देखें तो वहां पे करीब 70% के करीब इक्विटी रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आप ओवरऑल हमें अगर लमसम में इक्विटी में नजर आ रहा था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी नजर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मल्टी एसेट। देखिए, मल्टी एसेट में दो तरह के निवेशक होते हैं। एक जेन्युइनली जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और वो मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि फंड मैनेजर डिसाइड करे कि कितना पैसा डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में, सिल्वर में लगे। और एक तो वो तरह एक निवेशक होते हैं। दूसरे ये होते हैं कि प्रॉक्सी करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए गोल्ड में पार्टिसिपेट करना है और आपको लग रहा है कि इस समय पे मोमेंटम है, तो बजाय इसके गोल्ड फंड में जाने के आप मल्टी एसेट में चले जाइए। जिस तरह से हमने देखा कि इस साल में पहली बार गोल्ड फंड से आपने ज्यादा पैसा निकलता हुआ देखा है कंपेयर टू जितना पैसा अंदर आया, तो ऑब्वियसली वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पिछले 3-4 महीने की बात करें, उससे पहले भी बात करें, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिसेंसी बायस तो रहता ही है। तो वो पैसा वहां पे जा रहा था। जैसे जैसे करेक्शन देखने को मिली गोल्ड सिल्वर में, तो वो आप देख रहे हैं कि वहां पे जो इन्फ्लोज के ऊपर वो फर्क पड़ रहा है। तो आई थिंक ये कुछ कारण है कि जो हाइब्रिड कैटेगरी के ऊपर जो हमने देखा है कि हमारे पैसे ऑलमोस्ट पिछले महीने से आधे हैं। तो ये दो कारण है, इसी वजह से हमको देखने को मिला। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी की बात करते हैं, ईटीएफ कैटेगरी की, जिसमें इस बार हमने उसको थोड़ा कम चमकीला देखा। पराशर जी, यहाँ पर अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो क्या लोगों में सच में इतनी देशभक्ति जागी? क्योंकि मैं वो नंबर कभी नहीं भूल सकती, 24,000 करोड़ का वो नंबर, जो इक्विटी से भी ज्यादा निवेश जब गोल्ड ईटीएफ में हमने देखा था। और आज हमने उसका बिल्कुल ऐसे उल्टा होता हुआ देखा कि आज हमने देखा कि आउटफ्लो हो गया 725 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ से। तो क्या लोगों के अंदर वाकई मोदी जी की अपील की यहाँ पर हम एक कह सकते हैं देशभक्ति जागी, या लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ शुरू कर दिया? क्या वजह रही? दूसरी तरफ सिल्वर ने अच्छा किया है, सिल्वर ईटीएफ ने। देखिए, बिल्कुल सब चीजें, सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री जी का जो लोगों से एक्सपेक्टेशन था कि गोल्ड ना खरीदें, तो वो उस पर काफी असर हुआ है। और इसी की वजह से इनडायरेक्टली एएमसीज जो है उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि गोल्ड ईटीएफ पे ज्यादा पैसा ना लिया जाए। एक एनएफओ आने वाला था एक लीडिंग एएमसी का, वो नहीं आया, तो गोल्ड पे उसका असर रहा। इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है, तो वो भी एक ब्रॉडली एज एन एसेट क्लास पे असर नजर आता है। और बिल्कुल काफी लोगों ने जो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो भी एक रीजन है जिसको देशभक्ति से भी जोड़ सकते हैं, और अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो मेरे ख्याल में सारी चीजें मिला जुला के देखें तो एक पॉजिटिव है। गोल्ड में थोड़ा पहली बार आउटफ्लो देखने को मिला है, तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। चाहे बाजार के लिए, इक्विटी बाजार के लिए शायद ऐसा ना लगे, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि लोग अभी गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और पैसा बाहर जाता है, वो हमारे देश के लिए अभी ठीक नहीं है। तो क्योंकि रुपये और डॉलर्स का हम डेप्रिसिएशन देख ही रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टांस है। मेरे ख्याल में अगर ये ट्रेंड कुछ समय बना रहेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी लाभदायक रहेगा। सर, जाते जाते मैं चाहूंगी आप भी अपने एक छोटा सा रिमार्क जरूर मुझे गोल्ड पर बताएं कि आपको क्या लगता है गोल्ड ईटीएफ से इस रिडम्पशन की वजह? जी देखिए, बिल्कुल आई थिंक एक मिक्स बैग कह सकते हैं हम। ऐसा भी है कि ऑब्वियसली आई थिंक आपने प्रधानमंत्री की अपील की बात की, बट आई थिंक अगर हम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे जैसे आपको करेक्शन देखने को मिलती है, जो निवेशक छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट मोमेंटम को देखते हुए, वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो
जो हमें देखने को मिल रहा है वो उस तरह का रिएक्शन है। और जैसे मैंने पहले कहा कि काफी सारे निवेशकों के इन्वेस्टिंग प्रोसेस में रीसेंसी बायस रहता है। जब एक एसेट क्लास चलती है तो बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं, जब वो करेक्ट होने लगती है तो उसको पैसे को रोक देते हैं। बट आई थिंक वही है, मुझे लगता है कि उसी कारण से हमने जो इस साल में पहली बार एक आउटफ्लो देखा गोल्ड फंड से। थैंक यू सो मच सर, इसी के साथ हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से आप दोनों ने ही बहुत क्विकली, बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छी डिटेल हमें समझाई कि ये एमफी के आंकड़े दरअसल मई के कहते क्या हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पराशर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फिक्स्ड इनकम में फिलहाल आपके लिए कहां बन रही है वो जगह जहां से आप कमा सकते हैं अच्छा रिटर्न, बताएंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि फिलहाल जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आरबीआई ने करके रखी है उसके बाद से हम कैसी स्ट्रैटेजी लेकर आगे बढ़े, तो ये समझाएंगे आज हम कि फिक्स्ड इनकम पर कैसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, और साथ ही ये भी कि अभी जिस भी, यानी कि डेट में अगर आप हैं, गिल्ट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं या बॉन्ड में, तो आपको क्या करना चाहिए। ये समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आदित्य पगड़िया, फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम। आदित्य, वेलकम हमारे शो पर। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आरबीआई के जो ये फैसला है, जिस तरीके से वेट एंड वॉच वाला एक रुख है आरबीआई का, डेट निवेशकों को फिलहाल क्या करना चाहिए। धन्यवाद स्मिता, शो में बुलाने के लिए। आप इस बार की पॉलिसी देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी थी, जहां पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रुपी का लेवल बचाने के लिए आरबीआई शायद रेट हाइक कर सकता है, जो बाकी जो देश है कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियरली आरबीआई ने बोला कि उनको हाइक करने की कोई जरूरत नहीं है रेट की, बिकॉज जो रेट एक्शन है उनका वो सिर्फ ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये दो चीज को लेकर वो जो आरबीआई रेपो रेट है वो डिसाइड करता है। उसके अलावा रुपी का अगर डॉलर इन्फ्लो बेसिकली उनको अगर चाहिए इंडिया में, तो उनके पास और तरीके हैं जहां से आप ये डॉलर्स ला सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने पॉलिसी जो है बिल्कुल स्टेटस को रखी है, कोई रेट इंक्रीज नहीं किया है, बाजार के एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट किया है ये। और उसी के साथ जो
स्टेप्स लिए हैं उन्होंने, जैसे कि उन्होंने एफसीएनआरबी की स्कीम्स लेके आए हैं, ईसीबी की स्कीम लेके आए हैं, जहां पे आरबीआई जो भी कॉस्टिंग लगेगी, हेजिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, डॉलर्स लाने के लिए इंडिया में, वो आरबीआई काफी हद तक बेयर कर लेगी। तो उस हिसाब से बेसिकली दोनों काम हो गए। आपने रेट हाइक भी नहीं किया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ हाई क्रूड प्राइसेस, उनका एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है अगले 6 महीने में। तो FY27 के लिए इन्फ्लेशन उन्होंने करीब तो जो प्रोजेक्शन है वो 30 बेसिस ऊपर करके करीब 5.1 कर दिया है। ऑब्वियसली हायर क्रूड प्राइसेस से आपकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो थोड़ा ग्रोथ प्रोजेक्शन भी कम किया है। तो कुल मिला के जो पॉलिसी इस बार की है बहुत ही अच्छी रही है, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पैनिक नहीं किया है, और जो मार्केट हुआ, एक्चुअली मार्केट आप देखेंगे डेट मार्केट काफी खुश हुआ है उस रिएक्शन से। जीसेक यील्ड करीब 10 से 15 बेसिस नीचे है, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स आप देखेंगे वो करीब 40 से 50 बेसिस नीचे है आफ्टर द पॉलिसी। तो विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ द इकोनॉमी एंड द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। और एक एफपीआई को बूस्ट देने के लिए जो हमने देखा कि बॉन्ड टैक्स में छूट दी गई, इसका असर आदित्य क्या यील्ड पर दिखेगा जल्दी, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। तो जो ये स्टेप्स लिए हैं, बेसिकली 3 स्टेप लिए हैं आरबीआई ने। जैसे हमने कहा कि ईसीबी और उनका फ्लो आएगा एफसीएनआरबी का, प्लस टैक्सेशन उन्होंने निकाल दिया ऑन कूपन, जो इंटरेस्ट आता है उस पे, प्लस जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था वो भी निकाल दिया, प्लस जो फार सिक्योरिटीज होती है बेसिकली जहां पे एफपीआई जो बॉन्ड बाय कर सकते हैं, उसमें भी कोई न्यू सिक्योरिटीज इंट्रोड्यूस की है। तो कुल मिला के ये तीनों स्टेप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इंडिया में काफी बड़े फ्लोज आएंगे। इनफैक्ट अभी मार्केट में काफी एक्सपेक्टेशन है कि जो ब्लूमबर्ग का एक बड़ा इंडेक्स होता है, ब्लूमबर्ग एग्रीगेट इंडेक्स, जैसे जेपी मॉर्गन का इंडेक्स था, वैसे ही ब्लूमबर्ग इंडेक्स में बिकॉज ऑफ दिस एफपीआई टैक्सेशन गोइंग, हमारे इंडेक्स में इंक्लूड होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये इंडेक्स में इंक्लूजन हो जाता है तो करीब 2 से ढाई बिलियन डॉलर्स का फ्लो, यानी करीब 2 से ढाई लाख करोड़ का फ्लो नेक्स्ट 1 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इंडेक्स में इंक्लूजन आ गया तो कुल मिला के ये सारे स्टेप्स जो आरबीआई ने लिए हैं वो बॉन्ड मार्केट के लिए काफी अच्छे हैं। अब मुझे जरा गिल्ट फंड जो निवेशक हैं उनके बारे में समझाइए कि ब्याज दर अगर बढ़ेगा या अगर नहीं बढ़ता है तो इन दोनों ही स्थितियों में किस तरीके का असर उनके ऊपर पड़ता है? नॉर्मली जो गिल्ड फंड होते हैं या कोई भी जिसे सिक्योरिटी आप लेंगे, गिल्ड सिक्योरिटीज, उसका रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। जैसे बेसिकली यील्ड ऊपर जाती है तो प्राइस नीचे जाती है। तो आज के दिन में आप देखेंगे तो मार्केट बिकॉज ऑफ जो हायर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन किया है, तो आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की नेक्स्ट 1 साल में करीब 50 से 75 बेसिस रेट हाइक कर देगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए करीब आज 6.90-95 के बीच में 10 ईयर जीसेक है, और आपकी ऑपरेटिंग रेट है करीब 5.25% एज ऑफ नाउ। तो करीब करीब आप 175 बेसिस का स्प्रेड देखेंगे ओवर रेपो। ये काफी अट्रैक्टिव है निवेशकों के लिए जिसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो काफी अट्रैक्टिव है। और जो मैंने बोला, जैसे कि एफपीआई के फ्लोज एक्सपेक्टेड हो सकते हैं अगर ब्लूमबर्ग एग्रीगेट इंडेक्स में अगर इंक्लूजन हो जाए, तो वहां पे हम 2 से ढाई लाख करोड़ का इनफ्लोज 1 साल में देख सकते हैं। तो ओवरऑल रेट हाइक प्राइस्ड इन है मार्केट में टू द एक्सटेंट ऑफ 50 से 75 बेसिस, प्लस अगर एफपीआई के फ्लोज आते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा। तो एक टैक्टिकल कॉल अगर किसी इन्वेस्टर को लेनी है तो इन्वेस्टर्स जरूर ये फंड कैटेगरी देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज जो बढ़ते हुए जब दर होते हैं तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं फिलहाल? नहीं, बिल्कुल। जो बेसिकली सेबी ने क्या किया है, जो फंड म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन कर दिया डेट का, उसमें इन्वेस्टर्स के लिए काफी आसान हो गया है। तो अप टू 1 ईयर एसेट्स आप देखेंगे तो वहां पे 1 साल का किसी का निवेश का टाइम होरिजॉन है, तो वहां पे आप मनी मार्केट फंड्स देख सकते हैं, जहां पे आपको 1 साल 1.5 साल तक के पैसे अगर आपको जमा करना है, तो रेट हाइक सिनेरियो में क्या है, आपको प्रोटेक्शन देंगे कि रेट्स जब अगर ऊपर जाएंगे, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जैसे आज बोल रहे हैं कि 50 से 75 बेसिस मार्केट एक्सपेक्ट करें कि रेट ऊपर जाएंगे, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर
जो युद्ध चल रहा है वो एक्सटेंड हो जाता है, क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो शायद आप देख सकते हैं कि शायद मार्केट एक्सपेक्ट करे कि शायद 50-75 पे ना रुके, शायद 100-150 बेसिस भी रेट हाइक कर सकता है। तो उस मामले में इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, करीब 1 साल के आसपास के लिए, तो मनी मार्केट कैटेगरी देख सकते हैं। तो उसमें भी अगर मैं बोलूंगा तो रफली ये कैटेगरी जो है करीब 5 क्वार्टर के ऑपरेटिंग रेट पे आज के दिन आपको 1 साल के या 2 साल के एसेट्स करीब 7.25 के बीच में मिलते हैं। तो रफली अराउंड 200-250 बेसिस का स्प्रेड अभी भी दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उस हिसाब से अभी भी काफी अच्छे अट्रैक्टिव यील्ड्स दे रहे हैं। तो वहां पे निवेशक ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच आदित्य, हमें इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि फिलहाल अगर आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए कहां कहां मौके बन सकते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य हमारे साथ ऊपर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, बेहतरीन स्वाद जो मेहमानों को रहे याद। प्रायोजक SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन ट्रूली, पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
सर्च इंजन का चक्कर छोड़ो और फ्रॉड से बचो। कॉल 9300 300 300 और पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पूर्व पीएम नेहरू का बतौर निर्वाचित पीएम 4398 दिन का